हमारी करेंसी जो रुपी है अगर उसमें गिरावट आ रही है तो हम इसको देखते हैं पॉजिटिवली, क्योंकि हमारा बैफ जो बैलेंस एडवांटेज फंड ये होता क्या है और कौन से टाइप के इन्वेस्टर के लिए रेलेवेंट है। आइडिया ये रहता है कि जब मार्केट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं तो हम 30-35% इक्विटी एलोकेशन रखेंगे, और अगर जब मार्केट्स करेक्ट होते हैं तो वी गो टूवर्ड्स एज हाई एज 80% इनटू इक्विटी एलोकेशन। तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए जो रोज मार्केट्स नहीं देखना चाहते हैं। डू यू थिंक कि एक 21-22 ईयर ओल्ड एसआईपी जब शुरू करता है तब थोड़ा प्रोपोर्शन बैफ में भी होना चाहिए। When you are young, you should have higher risk appetite and one can go for pure equity funds. But What are some of the sectors that you are bullish on right now when it comes to 60% allocation in equity? 2 या 3 सेक्टर्स हैं। एक ऑटोमोबाइल है उसमें जो कि मीनिंगफुल ओवरवेट है, एंड वी आर स्लाइटली ओवरवेट इन आईटी। लार्ज बैंक्स इज अनदर स्पेस वेयर वी आर ओवरवेट। सो दीज 3 और 4 स्पेसेस वी आर ओवरवेट। 3-4 लाख रुपीस पर एनम के जॉब्स है वो सब रिप्लेस हो जाएंगे, कोडर्स एक्सेट्रा। तो आपको फिर भी लगता है कि आईटी यहाँ से भी बाउंस बैक करने की पॉसिबिलिटी है? इफ़ यू टॉक अबाउट डिसरप्शन, राइट, पिछले 100 साल में कई चीज़ें कई बार डिसरप्ट हुई हैं, बट इट हैज़ ओपनड अप मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़। तो कब लगता है आपको कि ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी? When markets are unidirectional, which means that Hi everyone, welcome to the Fund Manager series of ICICI Prudential AMC। यहाँ पर हम सीनियर फंड मैनेजर्स का इंटरव्यू लेते हैं एंड देन वी ट्राई टू डिकोड कि मार्केट्स में क्या चल रहा है एंड म्यूचुअल फंड्स कौन से सही है एंड कैसे आप भी आपका इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। आज हमारे साथ है रजत चांडक जो सीनियर फंड मैनेजर है एट ICICI Prudential AMC एंड ही इज बिन मैनेजिंग बैलेंस एडवांटेज फंड since more than a decade now, and this is one of the largest and one of the oldest mutual funds of ICICI Prudential AMC. So thank you so much Rajat for coming on the show. कैसे हो आप? thank you for having me. I'm good. How are you doing? All good, all good. Thank you so much. So आज का डिस्कशन बैलेंस एडवांटेज फंड पे होगा एंड दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी फॉर एनीवन हु वांट्स टू अंडरस्टैंड बैफ जो बैलेंस एडवांटेज फंड ये होता क्या है और कौन से टाइप के इन्वेस्टर के लिए रेलेवेंट है। Sure. तो सबसे पहले सिंपली अगर ऑडियंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस एडवांटेज फंड एंड हु इज दिस फंड फॉर। सी बैलेंस एडवांटेज फंड हमारे लिए एक कैटेगरी जो हमने क्रिएट की है, जो उसको हम अब बोलते हैं डायनामिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी। डायनामिक इसलिए क्योंकि हम इसमें इक्विटी और डेट दोनों में डायनामिकली जो एलोकेशन होता है फंड का, वो हम बेसिस एक मॉडल जो हमारा इन हाउस मॉडल है उसके हिसाब से हम चेंज करते रहते हैं। सो इसीलिए ये डायनामिक है। एसेट एलोकेशन इसलिए क्योंकि डेट और इक्विटी दोनों का इसमें मिश्रण होता है, एंड हम इस स्पेसिफिकली प्रोडक्ट में, ये फंड में, हम जो रीबैलेंसिंग करते हैं इक्विटी और डेट का वो डेली बेसिस पे करते हैं। सो बहुत ही एक्टिव फंड है। आइडिया ये रहता है कि जब मार्केट के वैल्यूएशंस थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, जब मार्केट थोड़ा चला हुआ होता है, तो हम इसमें प्रॉफिट बुक करते हैं, रिस्क कम करते हैं, इक्विटी एलोकेशन को कम करते हैं, एंड एट द सेम टाइम जब मार्केट्स में कोई कारण से अगर गिरावट आती है, मार्केट के वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि इक्विटी वुड मेक मोर सेंस, तो हम इक्विटी का एलोकेशन इसमें बढ़ाते हैं। तो टिपिकली इसमें हम लगभग 30% to 80% का रेंज इक्विटी एलोकेशन का रेंज रखते हैं। तो अगर मार्केट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं तो हम शायद टूवर्ड्स 30-35% इक्विटी एलोकेशन रखेंगे, और अगर जब मार्केट्स करेक्ट होते हैं, लेट्स से 20-30-40% करेक्शन आता है, वैल्यूएशन सस्ते हो जाते हैं, तो वी गो टूवर्ड्स एज हाई एज 80% इनटू इक्विटी एलोकेशन। तो ये एक्चुअली उन इन्वेस्टर्स के लिए, मेरे हिसाब से ये सभी इन्वेस्टर्स के लिए है, पर ख़ास तौर से उनके लिए जो रोज़ मार्केट्स नहीं देखना चाहते हैं, रोज़ खुद एक्टिव नहीं रह सकते हैं कि अगर मार्केट्स ऊपर जा रहा है तो बेचना रह गया, प्रॉफिट बुक करना रह गए, भूल गए, तो वो हम उनके लिए करते हैं, उनके बिहाफ पे इन दिस फंड। तो आई थिंक ये प्रोडक्ट तो हर इन्वेस्टर के लिए मुझे तो बहुत सही लगता है। तो कोई एक यंग रिटेल इन्वेस्टर है, इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर रहा है, तो डू यू थिंक कि एक 21-22 ईयर ओल्ड एसआईपी जब शुरू करता है तब थोड़ा प्रोपोर्शन बैफ में भी होना चाहिए? जी 100%। सी जनरली व्हेन यू आर यंग, व्हाट वी टेल इज़ कि योर रिस्क एपेटाइट शुड बी स्लाइटली मोर, एंड आप प्योर इक्विटी फंड्स में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी बहुत लंबा समय बचा है टू गेन आउट ऑफ मार्केट्स मूविंग हायर ओवर टाइम। एंड वी हैव सीन कि अगर आप 15 साल 20 साल का मार्केट रिटर्न्स देखेंगे तो लो डबल डिजिट रिटर्न्स आ ही जाते हैं। तो व्हेन यू आर यंग, आई वुड believe that you should have higher risk appetite, and one can go for pure equity funds, but definitely some allocation हमेशा balance advantage fund जैसी कैटेगरी में रख सकते हैं।
तो इसमें अभी जैसे आपने बताया कि अप टू 80% इक्विटी में जा सकता है प्रपोर्शन, तो अभी एट प्रेजेंट कितना परसेंटेज इक्विटीज में, डेट में इन बैलेंस एडवांटेज फंड? रफली जो लास्ट मंथ एंड का जो हमारे पास डेटा है जो पब्लिश्ड है, उसमें अराउंड 60% के आसपास निवेश जो है अभी इक्विटी की तरफ है। डेट का प्रपोर्शन अराउंड 20 to 25% ही मोस्टली हो पाता है, क्योंकि थोड़ी टेक्निकलिटी है इसमें, क्योंकि ये फंड जो है इक्विटी टैक्सेशन के अंदर आता है, तो उसमें आपको एटलीस्ट 65% आपका एलोकेशन टूवर्ड्स इक्विटी में रखना पड़ता है, ये ग्रॉस लेवल पे। जब हम अगर 60 पे हैं या 50 पे जाते हैं, कभी कम जाते हैं, तो वो हम थोड़ा हेज करके नीचे की तरफ लाते हैं। तो अगर इक्विटी का एलोकेशन समझिए 40% है, नेट इक्विटी का एलोकेशन 40% है, इसका मतलब ये नहीं है कि बैलेंस 50-60% पूरा डेट में है, क्योंकि ग्रॉस हमेशा 65% इक्विटी का रहता है। तो डेट के लिए रफली 20-25% ही लार्जली ऑन एन एवरेज वो रेंज रहेगा। तो ये कि इसमें 60% इक्विटीज में और 20-25% डेट में, हाँ, और बाकी का बैलेंस रहेगा आर्बिट्राज पोजीशंस में। क्या होता है आर्बिट्राज? आर्बिट्राज पोजीशंस यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक शेयर जो है कैश में, समझिए किसी के 100 शेयर है हमारे पास, उसमें हम उसका फ्यूचर्स शॉर्ट कर देते हैं, उसको हेज कर देते हैं, तो आपका नेट इक्विटी लेवल कम हो जाता है। समझिए मेरे पास 1% ऑफ द फंड एक स्टॉक में है XYZ में, और उसमें से हम 25 बिप्स हमने फ्यूचर शॉर्ट करके रखा है, मतलब तो 0.25% 0.25% शॉर्ट किया। हमने शॉर्ट किया हुआ है उसी कंपनी का फ्यूचर्स में, तो हमारा नेट पोजीशन जो है वो 0.75 हो गया, 1% माइनस 0.25%। Correct. तो ये फर्क हो गया ग्रॉस और नेट में। तो ग्रॉस हमेशा हमको 65 के ऊपर रखना है फंड लेवल पे, लेकिन नेट हम नीचे लाते हैं यूजिंग फ्यूचर्स। समझ गया। तो अभी इसमें अगर मैं ऑडियंस को सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँ तो बेसिकली ग्रॉस एक्सपोजर 65% ये इक्विटी का होना चाहिए, विच हाँ। मीन्स कि अगर सपोज मैंने 75% ऑफ द टोटल AUM मैंने अगर सपोज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में डाला हुआ है, ये हो गया ग्रॉस एक्सपोजर। और माइनस अगर सपोज मैंने 10% फॉर एग्जाम्पल मैंने यही कंपनीज के या दूसरे कंपनीज के फ्यूचर्स शॉर्ट कर लिए, हाँ। तो वो बेसिकली मेरी सेलिंग पोजीशन हो गई, वो सेलिंग negative। पोजीशन, हाँ। तो इस ये केस में भले ही वो ग्रॉस जो है वो 70 होगा, -10 नेट 60 आ जाएगा। करेक्ट। दिस इज स्टिल अलाउड बिकॉज ग्रॉस इसमें 65 से ज्यादा है। यस, एंड दैट इज व्हाई द प्रोडक्ट क्वालिफाइज फॉर द इक्विटी टैक्सेशन। एंड इक्विटी टैक्सेशन में जब आप बोल रहे प्रोडक्ट क्वालिफाई होता है, तो ये केस में 1.25 लाख रुपीस का जो एग्जेम्पशन लिमिट होता है इन्वेस्टर्स को, अगर वो लॉन्ग टर्म में बेचते तो वो उनको मिल सकता है, करेक्ट, राइट? करेक्ट। ओके। एंड डेट टैक्सेशन में क्या फर्क होता है इक्विटी और डेट में? इस प्रोडक्ट के लिए खाली इक्विटी टैक्सेशन है बैलेंस एडवांटेज फंड में। डेट टैक्सेशन में पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, तो अभी आई थिंक मोर देन 2 years का होल्डिंग पीरियड होता है, और उसमें टैक्सेशन रेट भी थोड़ा हाई होता है। राइट। सो बेसिकली दिस, इफ आई कैन समराइज, दिस इज like giving advantage to the investors by also having some sort of debt in their position, but taxation equity के हिसाब करेक्ट, से हो रहा है। करेक्ट। And because tax is equity, तो long term, if I'm right, you Capital can correct gains. me if I'm wrong, तो long term capital gains 12.5% पे करेक्ट, उनका टैक्स होगा। करेक्ट, और उन्होंने 1 साल के बाद बेचा, तो जो गेन होगा, लेट्स से अगर 5 लाख का गेन है, उस पे -1.25 लाख का एग्जेम्पशन मिलके उस पे 12.5% का टैक्स करेक्ट, मिलेगा, करेक्ट। राइट? या, ठीक है। सो दिस इज एडवांटेजियस फॉर द इन्वेस्टर्स। यस। Got it. So अभी coming back to your 60% equity exposure and 20-25% debt. तो इसमें अभी क्या आपका व्यू पॉइंट है कि इक्विटी में आपने 60 क्यों रखा है, डेट में 20-25 क्यों रखा है, गिवन द मार्केट सिनेरियो राइट नाउ? तो ये जो मैं पहले समझा रहा था कि इसमें हम इक्विटी लेवल डायनामिकली मैनेज करते हैं, रोज़ मैनेज करते हैं डिपेंडिंग ऑन मार्केट लेवल्स। उसके पीछे की क्या कहानी है कि हमने एक मॉडल बनाया हुआ है, इन हाउस मॉडल, जो हमें सजेस्ट करता है डेली बेसिस पे। उसके कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बारे में मैं बताऊंगा कि कितना इक्विटी लेवल होना चाहिए फ़ंड का। तो एक चीज़ इसमें, एक और जो बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें हमारा पर्सनल ह्यूमन ग्रीड एंड फियर जो होता है, जिसको हम बोलते हैं कि तेज़ी में लोग कई बार तेज़ी कराते हैं और मंदी में डर जाते हैं और इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए। जब मार्केट्स अच्छा रिटर्न दे चुके हैं और वैल्यूएशंस अगर ऊपर की तरफ हैं, एट दैट पॉइंट इन टाइम यू हैव टू बी स्लाइटली मोर कॉशियस, मे बी बुक प्रॉफिट्स, रिड्यूस एक्सपोजर टुवर्ड्स इक्विटी, एंड वाइस वर्सा जब मार्केट करेक्ट होते हैं। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर थोड़ा सा उल्टा बिहेव करता है कि जब मार्केट गिर रहा होता है, जब बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, तो थोड़ा सा डर रहता है अंदर कि अभी और पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, सही समय है कि नहीं है। तो वो चीज़ को हम इसमें से पूरी तरह बाहर कर देते हैं। अगर हमारा मॉडल बोल रहा है कि इक्विटी में एलोकेशन बढ़ाना है,
तो हम बढ़ाएंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि अभी नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं, रुक जाते हैं। तो वो ह्यूमन इंटरवेंशन जो है, जो हमारा बिहेवियर जो है, वो हम इसमें नहीं आने देते हैं। बात करते हैं मॉडल की। तो मॉडल लार्जली वैल्यूएशन ड्रिवन है। हमने देखा है पिछले 15 से 20 सालों में कि मार्केट्स किस वैल्यूएशन रेंज में टिपिकली मूव करते हैं, कहाँ पे दे बिकम वेरी वेरी एक्सपेंसिव, और जहाँ से हमको कई बार करेक्शंस देखने को मिले हैं। एंड वाइस वर्सा एट द सेम टाइम कि जब बहुत नेगेटिविटी भी होती है तो क्या वैल्यूएशन लेवल्स पे मार्केट्स टिपिकली बॉटम आउट हो जाते हैं, कि उस वैल्यूएशन लेवल के नीचे जनरली मार्केट नहीं जाता है। तो एक पैरामीटर है वैल्यूएशंस, की मार्केट का वैल्यूएशन क्या स्तर पर है। उसमें हम प्राइस टू बुक वैल्यूएशन इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज हमारा मानना है कि जो अर्निंग्स का जो फॉरकास्ट होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अर्निंग्स की प्रडिक्टेबिलिटी थोड़ी सी कमज़ोर रहती है। सो हम प्राइस टू अर्निंग्स वैल्यूएशन मेट्रिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्राइस टू बुक का करते हैं। तो प्राइस टू बुक के वैल्यूएशन कहाँ पर है मार्केट के, उसके बेसिस पे कितना इक्विटी में एलोकेट होना चाहिए, वो एक फैक्टर है। इसमें कई सारे मैक्रो फैक्टर्स भी हैं, मैक्रो वेरिएबल्स भी हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल प्राइसेस कहाँ पर है। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर की तरफ रुक कर रहे हैं, जैसा कि अभी हो रहा है, फॉर एग्जांपल कोई भी जियोपॉलिटिकल इशू होता है, तो दैट बिकॉज वी एज अ नेशन वी आर डिपेंडेंट ऑन ह्यूज इम्पोर्ट्स फॉर अवर एनर्जी नीड्स ऑफ क्रूड ऑयल, इट इज़ सीन एज अ नेगेटिव फैक्टर। क्रूड ऑयल प्राइस जब ऊपर जाते हैं तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ी सी परेशानी का सिचुएशन हो जाता है। उससे महंगाई दर ऊपर जाने का डर रहता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने का डर रहता है। तो ओवरऑल थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा वीक हो जाता है, थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। तो एक क्रूड ऑयल एज अ फैक्टर है कि जो ऊपर जा रहा है तो हम थोड़े कॉशियस हो जाते हैं। करेंसी है जिसको हम एक्सपोर्ट्स के हिसाब से देखते हैं, और इसमें हम कई बार हम इसमें उल्टा देखते हैं। अगर हमारी करेंसी जो रुपी है वो अगर डिप्रिशिएट हो रहा है, अगर उसमें गिरावट आ रही है, तो हम इसको देखते हैं थोड़ा सा पॉजिटिवली, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव हो रहा है। दुनिया के लिए हम और सस्ते में हम सामान बना के हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, विच इज़ गुड फॉर द कंट्री। आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो एक फैक्टर हो जाता है। इंटरेस्ट रेट्स ऑब्वियसली एक फैक्टर हैं, कि इंटरेस्ट ऊपर जाता है तो टिपिकली इकोनॉमी स्लो डाउन होती है। इकोनॉमी को कूल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम अगर कोई एक्सटर्नल शॉक है तो वो अलग चीज़ हो गई, बट जनरली इंटरेस्ट रेट्स भी एक फैक्टर है। सो ये 4-5 फैक्टर्स हैं जो मॉडल के अंदर जाते हैं, और सबको एक डिफरेंट डिफरेंट वेटेज दिया हुआ है। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमने वैल्यूएशन को ही दिया हुआ है। तो roughly 65 to 70% weightage is to the valuation, which is very very fundamental, and a lot of these macro indicators have different weights. इसमें हम बदलाव करते रहते हैं मॉडल्स में कॉन्स्टेंटली। फंड को ये ईयर एंड पे एक्चुअली 20 साल हो जाएंगे ऑलमोस्ट। दिसंबर 2006 में ओरिजिनली द फंड वाज लॉन्च्ड, एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम इनका नाम भी दूसरा था एक्चुअली। आर्टिस्ट कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू सो मच। सो ओरिजिनल नेम आई थिंक वाज वॉलेटिलिटी एडवांटेज फंड। दिसंबर 2006 में फंड लॉन्च हुआ था। सो 20 साल में आप मॉडल्स को रिफाइन करते जाते हैं। आप देखते हैं कि क्या फैक्टर ऐड कर सकते हैं विच कैन हेल्प द मॉडल टू प्रेडिक्ट कि क्या इक्विटी लेवल्स होने चाहिए। कुछ फैक्टर्स जो काम नहीं करते हैं उनको आप हटा देते हैं या उनका वेटेज कम कर देते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है टीम के अंदर कि मॉडल ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और क्या फैक्टर ऐड कर सकते हैं। तो ये 5-6 फैक्टर्स हैं जो मॉडल्स के अंदर जाते हैं, एंड डेली ये वैल्यूज़ हैं। ये तो रोज़ आप अपडेट करते हैं कि क्या वैल्यूशन है मार्केट का, क्या क्रूड प्राइसेस है, क्या इंटरेस्ट रेट है, कहाँ पे करेंसी लेवल है, और उसके हिसाब से एक आउटपुट आता है, और हम उसको बस फॉलो करते हैं टू द टी। और ये हम रीबैलेंसिंग करते हैं डेली। तो तो डेली इस बैलेंसिंग का क्या मतलब है? लाइक एवरी डे यू ट्रैक ऑल दीज फैक्टर्स? एवरी डे दीज फैक्टर्स विल बी पुट इन टू द मॉडल कि अभी लेटेस्ट वैल्यूज़ क्या हैं, और उस हिसाब से इक्विटी लेवल क्या होना चाहिए, एंड वी एडजस्ट द इक्विटी लेवल्स ऑन दैट बेसिस ऑन अ डेली बेसिस। सो कैन यू गिव एन एग्जांपल कि जैसे सपोज अगर लास्ट वीक की बात करते हैं, वी आर इन जुलाई 2026, तो ये जो 4-5 फैक्टर्स बोले, इंटरेस्ट रेट, वैल्यूएशन, क्रूड ऑयल एक्सेट्रा, तो क्या डिस्कस हुआ था एंड क्या बेसिस पे आपने 60% रखा था? तो 60% तो एक एट वन पॉइंट इन टाइम हम देख रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा कि ये ओवर टाइम कैसे मूव किया है। Right. तो अगर आप देखेंगे, क्रूड ऑयल प्राइसेस करेक्ट हुए थे लास्ट मंथ, जब ये पीस डील थोड़ा सा हुआ था, क्रूड ऑलमोस्ट $75 के नीचे आ गया था। सो जैसा मैं समझा रहा था कि क्रूड ऑयल प्राइस जब ऊपर जाता है तो वो थोड़ा देश के लिए नेगेटिव हम मानते हैं, तो हम थोड़ा इक्विटी थोड़ा कंजर्वेटिव रखते हैं, कम करते हैं। बट जब क्रूड $115-20 से जब $75 पे आया तो हमने इक्विटी एलोकेशन बढ़ाया,
ऑब्वियसली जब क्रूड ऑल्सो $110-120 की तरफ जब जा रहा था, जब उस रेंज में था, तो मार्केट्स में एनी विच वेज नेगेटिविटी थी, तो मार्केट्स में गिरावट आई हुई थी, तो वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव हो गए थे। तो इसीलिए वो इक्विटी एलोकेशन अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा मंथ ऑन मंथ थोड़ा ऊपर जाते हुए दिखेगा आपको कि क्रूड ऑयल प्राइस गिरा, वो पॉजिटिव था, मार्केट्स थोड़े ऊपर थे, तो वैल्यूएशन मार्केट्स थोड़े नीचे थे, तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव थे। तो ये 2-3 फैक्टर थे जिनके कारण हमने इक्विटी लेवल जैसे डायरेक्शनली अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ रुख किया था इसका। और डेट में 20-25% एलोकेटेड है, तो ये कौन से टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये यूजुअली? मोस्टली ट्रिपल ए रेटेड ही होते हैं, हाई ओके। क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स ही होते हैं, जिसका जिसका मतलब डेट टीम में हमारे कलीग हैं वो देखते हैं, मनीष पंथिया। सो बट मोस्टली दे आर ट्रिपल ए रेटेड काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। गॉट इट। एंड इसमें अभी जैसे आपने बताया तो 60% इज एलोकेटेड टू इक्विटीज। व्हाट आर सम ऑफ द सेक्टर्स दैट यू आर बुलिश ऑन राइट नाउ व्हेन इट कम्स टू 60% एलोकेशन इन इक्विटीज, एंड आपको लग रहा है ये थीम्स जो है ये अभी प्ले आउट हो सकती है, स्पेशली एज फार एज द बैलेंस एडवांटेज फंड इज कंसर्न? सो 2 या 3 सेक्टर्स हैं। एक ऑटोमोबाइल है उसमें, जो कि ओवरवेट है, मीनिंगफुल ओवरवेट है। उसमें अभी रिसेंटली हमको करेक्शन देखने को मिला है बिकॉज ऑफ सेम वरी व्हेन क्रूड वाज गोइंग अप, एंड अ लॉट ऑफ अदर मेटल्स जो उनके लिए रॉ मटेरियल जो होते हैं उनके लिए, उनके प्राइसेस काफ़ी ऊपर की तरफ गए थे। एंड उसमें ये डर बन गया था कि इनके जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं कंपनीज़ के, उनमें इम्पैक्ट दिखेगा हमको गोइंग अहेड फॉर नेक्स्ट 1 or 2 quarters. Obviously, with the lag, the companies pass on these, cost increases, and eventually margins would come back to their the averages. बट वो एक डर था कि मार्जिन्स में इम्पैक्ट होगा, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स में काफ़ी करेक्शन हमको गिरावट देखने को मिली थी। आई थिंक 15 से 20% के बीच काफ़ी सारे स्टॉक्स करेक्ट हुए थे। तो वो एक हमको लगता है कि ठीक है, इट्स अ टेम्पररी पेन, शॉर्ट टर्म के लिए होगा, 2 या 3 क्वार्टर में ये सब थोड़ा सेटल हो जाएगा। तो दैट इज़ वन स्पेस। सेकेंड इज़ रिटेल is another big overweight in the fund, जहाँ पे हमको लगता है कि long term thesis is very strong. A lot of these companies, retail is a very very large industry, and a lot of these companies can gain market share from the unorganized players. तो काफ़ी सारी companies का growth can be very very healthy for very very long time to come. So retail is another overweight as a sector in the fund. We are slightly overweight in IT technology, because valuations have corrected quite a lot. I think 30-40%. I mean, some stocks have fallen actually 40 to 50% also. And these, we are talking about blue chips, large names, large companies, which have corrected 45-50%. So that is one space which we are slightly overweight. Outlook is still not very, very clear, but I think we think valuations are reasonable. So that is another space. Large banks actually saw decline in earnings. I think our growth was very, 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 very low, 3 to 5% kind of earnings growth for top 4 or 5 banks put together, जो हैं लार्ज बैंक्स। तो वहाँ पे हमको लग रहा है कि अब एक अर्निंग्स का इन्फ्लेक्शन हो सकता है। दिस ईयर वी विल सी रिवाइवल ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ, and we have seen that whenever earnings growth picks up in any sector, typically that space does well. So large banks is another space where we are overweight. So these 3 or 4 spaces we are overweight. I think commodities kind of sectors we are slightly underweight. That is largely it. FMCG as a space we are underweight, because growth is slightly muted, and generally we prefer names which may have slightly higher growth in the fund. So these 4 or 5 sectors are where you are overweight and underweight. So overweight में automobile, retail, IT, large banks, underweight में FMCG and commodities. Correct. Yeah. And if I talk about retail and IT, तो retail में specifically like क्या trends चल रहे हैं which is making you bullish कि हाँ retail sector जो है वो boom कर सकता है? I think, as I said, right, कि consumption in India over time would continue to grow at a healthy pace. As and when per capita GDP keeps on rising, the discretionary spend would continue to, the wallet share from consumers, that on the discretionary side would continue to rise. So be it apparels, be it other kinds of retail. What all we have, and we have reasonably diversified retail, because there are many sub segments. You have jewelry as a segment, you have grocery as a segment, you have apparel as a segment. So there are many sub segments. So discretionary consumption over long term should
should do well, should grow slightly ahead of a few sectors, and there is scope for these companies to gain share from unorganized smaller players over time. So even if industry would grow at 12, 13, 14%, a lot of these companies can grow in high teens, maybe low 20s for some time to come. So they would continue to gain share. And it's a very, very large industry or pie of the GDP, maybe 700 or 800 billion dollars kind of industry overall put together. So it's a very large market, can continue to grow at a healthy pace, and these companies could gain share and hence grow even at a faster pace. So, and this is across categories. आपने आई थिंक एक वन ऑफ प्रीवियस इंटरव्यूज़ में ये भी बताया था कि कंजम्पशन थीसिस पे आपका ये भी एक था कि इंडिया का कार पेनेट्रेशन जो है इट इज़ ओनली 1/20th ऑफ द यूएस, जापान और यूरोप, एंड दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ योर कंजम्पशन थीसिस, राइट? Yeah. So discretionary spend, as and when, as I said, right, ultimately the thesis is same, that as and when the economic growth continues, your per capita GDP would continue to rise, and that leaves more and more money at the hand of consumers, जो discretionary spend में जाएगा. तो that I think is a long term thesis which should play out over many years to come. एंड आईटी में आप बता रहे हो कि 40-50% करेक्शन आया हुआ है लार्ज कैप स्टॉक्स में भी, जो बड़े बड़े ब्लू चिप कंपनीज है, बट अभी करेक्शन भी हुआ, इंडेक्स इज ऑल्सो फॉलन, लाइक इट्स ऑलमोस्ट 40% डाउन फ्रॉम ऑल टाइम हाई दिस ईयर. तो इसमें आईटी में अगेन एआई हैज़ बिन लाइक द बिग डिसरप्टर, एंड लोग बोल रहे हैं कि एआई की वजह से जो जॉब्स है, जो 3-4 लाख रुपीस पर एनम के जॉब्स है, वो सब रिप्लेस हो जाएंगे, कोडर्स एट्सेट्रा. तो आपको फिर भी लगता है कि आईटी यहाँ से भी लाइक बाउंस बैक करने की पॉसिबिलिटी है? सी, इसमें दो तीन चीज़ें हैं. एक, मैंने जैसा पहले भी बोला कि इतना क्लियर नहीं है अभी इसका आंसर. बट इफ़ यू टॉक अबाउट डिसरप्शन, राइट, मतलब पिछले 100 साल में कई चीज़ें कई बार डिसरप्ट हुई हैं, बट इट हैज़ ओपनड अप मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़ at large. If you look at large, it would also open a lot of opportunities, and new fields will come up, new jobs would come up, new requirements will come up, demand could expand. Initially obviously the worry is कि IT companies के लिए it could impact their sales growth, because if these AI models would help them reduce cost, as you said, right, वो coding अभी automation में हो जाएगा, तो you become more and more efficient rather than having 10 people to do something. You may be able to do it with 2 or 3 or 4 kind of a thing. So that's one worry, that you would have थोड़ा सा sales growth का pressure because of these efficiency gains. But once this thing settles down, the demand would also pick up, as more and more companies, corporates and industries implement these things. They would need some partner to help them implement these AI models, from a technology angle. So वहाँ पे integration के लिए, implementation के लिए थोड़ा, I think overall pie थोड़ा बाद में would help them come back to some kind of growth. So and companies are taking steps to try to address these issues. And so I think 1-2 साल बाद शायद ऐसा scenario play out हो सकता है कि demand would slightly start improving for the space. And yeah, today it looks slightly difficult to bet on that, but I think valuations also are in your favor at this point in time to take some bet. एंड व्हाट अबाउट एफएमसीजी, क्या थीसिस है वहाँ पर, व्हाई यू आर अंडरवेट दैट? नहीं, वहाँ सिंपल ये है थॉट प्रोसेस जो इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में है कि थोड़ा ग्रोथ को थोड़ा प्रेफरेंस देते हैं. सो वेयर दैट इज़ वाई इट्स लाइक रिटेल इज़ प्रेफर्ड ओवर एफएमसीजी. सो डिस्क्रिशनरी स्पेंड इज़ प्रेफर्ड ओवर स्टेपल्स काइंड ऑफ अ कैटेगरी, जहाँ पे पेनिट्रेशन लेवल्स ऑलरेडी काफ़ी हाई हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, एंड ग्रोथ इज़ more towards, let's say, 8, 10, 12% for some categories. So in a very broader sense, I think the growth is not very exciting in most of the categories of FMCG and staples. Obviously there are some companies which are doing very well and growing at a healthy pace, but those are very few. As a category and industry, it would continue to grow at a
not so exciting pace for our liking. So that is the only reason. So we prefer discretionary spend, retail versus let's say a staples or FMCG kind of a space. एंड इसमें भी कोई यंग इन्वेस्टर ये वीडियो देख रहा है तो बैलेंस एडवांटेज फंड अगर उनको इन्वेस्ट करना है, आपके हिसाब से टिपिकली क्या टाइम होराइजन के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए तो उसको भी लाइक अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं? ये लाइक अ ऑल सीजन्स फंड मुझे लगता है कि जब मार्केट्स का वैल्यूएशन हाई हो, लो हो, आपको लमसम करना हो, एसआईपी करना हो एट एनी पॉइंट इन टाइम, बिकॉज जो रिस्क एस्पेक्ट है ऑफ मार्केट्स, वी ट्राई टू कंटेन दैट रिस्क बाय चेंजिंग द एलोकेशन विद इन द फंड की जब मार्केट एक्सपेंसिव है तो इक्विटी थोड़ा कम रखते हैं, जब मार्केट सस्ते हैं, जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इक्विटी में तो हम इक्विटी का एलोकेशन बढ़ाते हैं. सो आई थिंक typically we say ki 3 4 5 years, one should have that time horizon to invest in any market linked products in that context. But I think this fund, even for shorter duration, one can invest 1 year 2 year also should be okay in a way. So that is what I have seen, unless there is some big global event which impacts the markets in a big way. Otherwise I think it's an all seasons kind of a product for me. 1 year 2 year 3 year 5 year long term, I mean longer the horizon obviously better, but even for shorter time frame, one can invest in this fund. एंड लेट्स से समवन इज स्टार्टिंग देयर एसआईपी जर्नी राइट नाउ, 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करने के लिए, व्हाट प्रपोर्शन ऑफ देयर इन्वेस्टिंग अमाउंट यू थिंक कि ये फंड में अलोकेट होना चाहिए? I think if you are young, as I was speaking earlier, अगर आप young हैं बस चालू कर रहे हैं अभी तो I think higher allocation should be towards pure equity kind of funds, but obviously you have to have some balance. I think 15-20% of the money which you want to put in equity related mutual funds can easily come into this category. You want to have that peace of mind ki okay, if markets correct meaningfully, some products may fall less and try to protect capital at that point in time. So that always gives peace of mind. So I think 15-20% can be a good allocation at this point in time. एंड जैन 2026 में आपने एक इंटरव्यू में ऐसे बताया था कि द बिगेस्ट रिस्क इन्वेस्टर्स अंडर एस्टिमेट इज ग्लोबल वोलेटिलिटी, एंड जो जियो पॉलिटिकल अनसर्टनिटी भी हो रही है, लाइक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिस्क. तो ग्लोबल वोलेटिलिटी कितना बड़ा रिस्क है फॉर लेट्स से इंडियन इन्वेस्टर्स, एंड इसको टैकल कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली वॉलेटिलिटी को टैकल करने के लिए और इनफैक्ट उसका एडवांटेज अगर हम ले सकते हैं कोई तरीके से, यही सोच से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था 20 साल पहले ऑलमोस्ट. इनफैक्ट द ओरिजिनल नेम वाज वॉलेटिलिटी एडवांटेज फंड. So I'll go back slightly in history. If one looks at markets from 2003, 4, 5, 6 in that era, markets were volatile. We believe that markets are always volatile. But in that phase, what happened is in 2003 to 7, there was a global boom in economies and hence markets. So our markets, I think almost doubled between 2003 to 2004. In that 12-15 month period, Nifty almost doubled. But then later on, it saw some corrections of 10 to 20%. In those 3 years, there were multiple such days or phases when markets corrected 10, 15, 20%, but again rallied. Okay, so 2004 there would have been some corrections, then market again started rallying, and 2005, 6, market I think again almost doubled. So from 2003 to 4, sometime markets doubled. Then 2004 to 6 again, at one point in time, markets doubled. But in between, there were 2 or 3 corrections of 10 to 25%. I think once maybe 30% also, sometime in 2006. So there was very heightened volatility, and markets also became expensive because markets went 3-4x in that phase, right? So that was the time when we thought that markets were expensive and volatile. So can we have a solution for our investors, who can take advantage of it, also volatility, and so basically reduce risk and deliver reasonable returns, in that sense. And that is how the product was actually originally thought about, to take advantage of volatility, dynamically manage equity levels, basis fundamentals, largely valuations. So valuations in that phase almost doubled for markets. So it's sort of like markets are expensive.
we should have a product which can, reduce the risk of valuations by having, dynamically adjusting equity levels. So that is how the product was originally conceived, actually. So volatility will always remain in the markets, and actually volatility has only increased in last 5, 10, 15 years. I think it's only increased. Too many geopolitical things taking place. The idea is to just take advantage of it. तो अभी इसका कैसे एडवांटेज ले सकते हैं? अभी भी आई थिंक वोलेटिलिटी इज एट Yeah. ऑल टाइम हाई ओनली, राइट? Yeah. तो इसको कैसे प्ले आउट कर सकते हैं? So, what do you mean by volatility? Markets go up and down. The longer term trajectory is maybe towards up. Mostly it has happened in last 10, 15, 20 years. Markets typically trend up, but the journey is not very smooth. It's not one way. So markets go up and then correct, then go up and then correct. So idea is to try to benefit when markets have moved up, for example, book some profits, reduce equity levels because they have moved up and they have become more expensive. Reduce equity levels, and when thanks to any event which happens or negativity which comes into the market, leading to some volatility, markets correct, then increase equity levels. So at core, the philosophy is buy low, sell high. If you think about it, which is what any investor should keep in mind or think. When markets have moved higher, you should book some profits, sell some positions, reduce equity exposure, and when markets correct, it is hopefully the right time to increase investments into markets. So buy low, sell high. That is what simplistically we do. What helps in this entire process is it is model driven. So, as I was talking earlier, human intervention, my feel, my belief that, okay, markets have gone up, but I think they can continue to go higher. So Okay, eliminate that you remove totally out of it. Model is telling you have to sell, reduce equity exposure. So that philosophy and that strategy we have followed to the T. Okay, we might have tweaked models to try to improve the output, but apart from that, very rarely we would have had human intervention in the sense that, maybe for this particular event which has happened now, we should be slightly more optimistic or slightly more cautious. And that also, very, very rarely we would have done, and to a smaller degree. So not that we would have said, oh, model is telling 60%, but let us be at 70% for this XYZ reasons. We might have done a few times. If model is telling 60, let's be 62, 63, or let's be 56, 57. Okay, and that also we as a team who manage the fund, we discuss, we brainstorm. So 4 or 5 of us will sit and discuss whether it makes sense or not to have some overlay on the model. तो कभी कभी वो डिस्कस करके वो कॉल लेते हैं, बट वो बड़े ड्रास्टिक कॉल्स नहीं होते हैं. इनफैक्ट मैं मितुल का इंटरव्यू कर रहा था लास्ट वीक ओनली, जो यहाँ पे फंड मैनेजर है. उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल स्टेटमेंट बताया कि वोलेटिलिटी इज योर फ्रेंड एंड नॉट एन एनिमी. सो इफ यू ट्रीट वोलेटिलिटी एज योर फ्रेंड एंड इफ यू ट्राई टू कन्वर्ट दैट इनटू अपॉर्चुनिटी, यू आर गोइंग टू मेक गुड मनी. उसको एनिमी मत कंसिडर करो. या तो वही है, वो वॉलेटिलिटी को ही हमने एडवांटेज लेने के लिए ये प्रोडक्ट था. एंड इफ यू लुक एट लॉन्ग टर्म हाउ दिस हैज़ प्लेड आउट, I think it has played out reasonably well. Like, look at last 10 years for the fund, I am telling, okay, the average equity allocation net would have been around 44, 45%. The range is 30 to 80. Average on daily basis, if you take the average, around 44, 45%. The volatility of the fund has been almost half of Nifty. Okay. If Nifty has been 13% in some phases, this would be between 6 to 7%. If it was 15, 16% for the fund, it is 8.5%. So roughly half of the volatility. And the returns, are anywhere, depending on what time horizon you are seeing, 3 years, 5 years, 7 years, or 10 years, is been around 80 to 90% of Nifty. So you have half of the volatility. Your exposure is less than half of what 100% equity fund would have, 44%, 45%, and your returns are almost there, with Nifty TRI. So I think the core is, delivering very good risk-adjusted returns. Right.
So that is at the heart of the philosophy. Risk adjusted returns is what we have focused on, as a output. कि risk कम है, returns reasonable हैं. So that is what we try to do. तो शार्प रेशियो जो होता है बेसिकली लाइक रिटर्न्स एक्सेस रिटर्न्स ओवर बेंचमार्क डिवाइडेड बाय द वोलेटिलिटी, सो दिस वुड बी हायर फॉर दिस फंड क्योंकि Yes, इसका वोलेटिलिटी कम होगा काफ़ी. yes. राइट, वेरी इंटरेस्टिंग, super insightful. Thank you so much for doing this. Last question which I ask all the guests: so if you were in the shoes of Kushal Lod and if you were interviewing Mr. Rajat Chandak, what is one question you'd like to ask him towards the end? Wow, that is a really uh, surprising one. Maybe, when would this strategy not work? That's a very good question actually. तो कब लगता है आपको कि ये strategy काम नहीं करेगी? I think, what we have experienced, what I have seen over last 10 years is when markets are unidirectional, they are going up one way or are crashing one way, which means that volatility is slightly lesser because markets are just going up without, correcting, for example, one way. Maybe sometimes in 2017, 2018, when markets rallied around that time, 2017, I think. And post COVID, let's say 2021, 22 maybe, some phases of that, few months when markets did not correct while going up, for example. So what happens is, markets are going up, well, markets are becoming more expensive, and our model will tell reduce equity because they have become expensive. Next day again, market goes up. Model will tell us, okay, markets have become more expensive, reduce equity. If that continues to happen for few days or few months, very very low volatility and one way trending market, the strategy would underperform. Because what would happen is, hypothetically, for example, markets moved up from 18,000 Nifty levels to 22,000 Nifty levels in maybe 2, 3, 4 months. Okay. And obviously markets would have become more expensive. 18,000 निफ्टी से 22,000 निफ्टी हो गया तो एक्सपेंसिव हो गया है. मॉडल में तो वैल्यूएशन का वेट सबसे ज़्यादा है. वो बोलेंगे कि बॉस इक्विटी आपका अगर 50% था तो 40% कर लो, फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकली. बट वॉट हैपन्स देन इज इफ मार्केट्स कंटिन्यू टू गो हायर फ्रॉम 22 to 24, तो आपने इक्विटी कम कर दिया लेकिन मार्केट तो ऊपर जा रहा है, तो तब आपका परफॉर्मेंस जो है आई थिंक विल गेट इम्पैक्टेड. एंड दीज टू यू नो times, these 2 years, distinctly remember 2017 and 21, I think it was a challenging phase for the fund. There were a lot of questions that why your fund is not delivering as well as whatever markets or maybe peers. But we stuck to the model, and over a market cycle, and that's what can be also seen in how the fund has delivered returns in 5, 7, 10 years. I think over a market cycle, we have seen that it always comes back. Always I've seen that the fund bounces back from setbacks. It needs just, we have seen, if markets have rallied 30%, okay, we would have underperformed. But a 10-15% correction after that also, brings the fund up. So I think that is one thing which I would want viewers to know, that in a one-way trending market, the strategy would underperform. But stay put. It has worked for almost close to 20 years now, I think. The risk-adjusted returns are phenomenal. And any which ways, I would believe that it would be a smaller part of your allocation of the overall portfolio. If markets are moving higher and higher, then the other allocation of yours to pure equity funds would take care of any underperformance of this product if you have invested in. So that is one thing which I think I would want the viewers to know. आई थिंक आपने एक पॉडकास्ट में ऐसे बताया था कि अगर मार्केट्स 10% फॉल होते तो बैलेंस एडवांटेज फंड में आई थिंक इट्स अराउंड लाइक 3-4% वो फॉल होता है, तो बिकॉज ऑफ लोअर वोलेटिलिटी. Yeah, so I mean, it may not always be the case. It depends कि आपके stocks जो आपने इन्वेस्ट किए हैं, आपने सेक्टर जिसमें allocate किया है, वो भी कैसा परफॉर्म किया है उस फॉल में. But typically, as I said, volatility is half. Yeah. Equity exposure is less than half mostly. I mean, last 10 years average. So yeah, it would most likely fall lesser than Right. than the markets. अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. हैड एन अमेजिंग टाइम. आई एम श्योर जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको भी बहुत इमेंस इंसाइट्स मिले होंगे. थैंक यू सो मच एंड विश यू द बेस्ट.
You're welcome. All the best to you too. Thank you. Thank you. Thanks. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.